हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कैपेसिटेंस मेजरमेंट के मेथड। तो कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए दो ब्रिजेस यूज़ होते हैं। एसी ब्रिज की बात करें, हम लोग एसी ब्रिज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो एक जो है वो है डुसोटी ब्रिज और दूसरा जो है शेरिंग्स ब्रिज। ओके, इसको याद रखने के लिए हम लोग डिशोटीज का एस और शेयरिंग का एस को सी से रिलेट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस से। डिशोटीज का एस, शेयरिंग का एस, किससे रिलेट करेंगे हम लोग इस एस को? इसको इस सी से रिलेट करेंगे। तो डिशोटीज ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज, और इसके अलावा डिशोटीज का एक मॉडिफाइड वर्जन और है, मॉडिफाइड डिशोटीज ब्रिज। ओके, डिशोटीज ब्रिज ये जो है वो आइडियल कैपेसिटर के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम लोग कैपेसिटर का लॉस को कंसिडर नहीं करते हैं। ये सिंपल मेथड है। उसको कैपेसिटर को बैलेंस करने के लिए कैपेसिटर यूज़ करते हैं जो वेरिएबल कैपेसिटर है। दूसरा जो है वो है इसी का वर्जन मॉडिफाइड डिशोटी। उसमें हम लोग कांस्टेंट कैपेसिटर रखते हैं और उसके सीरीज़ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। स्टैंडर्ड की बात करें हम लोग। और नेक्स्ट मेथड है शेयरिंग ब्रिज। तो शेयरिंग ब्रिज और मॉडिफाइड डिशोटीज ब्रिज किसके लिए यूज़ होते हैं? प्रैक्टिकल लॉजिक कैपेसिटर के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को इन मेथड्स को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिकल कैपेसिटर होता क्या है, उसका डिसिपेशन फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो जब भी प्रैक्टिकल कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर कैसे बनता है? कैपेसिटर बनता है, कोई भी हम लोग दो प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं। और दो प्लेट कैसे हो सकती है? स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, फ्लैट प्लेट भी हो सकती है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं हम लोग। तो कैसी भी हो सकती है। उन प्लेट के बीच में हम लोग क्या करते हैं? डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं। तो प्लेट क्या होनी चाहिए? आइडियली गुड कंडक्टर होनी चाहिए। और प्लेट के बाद में जो भी मटेरियल है वो क्या होना चाहिए? एक वेरी गुड इंसुलेटर होना चाहिए, उसका बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और जब उसके थ्रू एसी करंट फ्लो करे, तो उसका रेजिस्टेंस न प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब आइडियली हम चाहते हैं उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल प्रेजेंट नहीं हो, उस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस नहीं प्रेजेंट हो और वहाँ पे पावर लॉस की कोई भी गुंजाइश नहीं हो, वहाँ पे पावर लॉस नहीं हो। बट ऐसा प्रैक्टिकली कैपेसिटर बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस नहीं हो। तो ऐसे कैपेसिटर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल कैपेसिटर या लॉजिक कैपेसिटर बोलेंगे। और उस ऐसे कैपेसिटर के लिए हम लोग एक चीज़ डिफाइन करते हैं, डिसिपेशन फैक्टर। एक्चुअली ये यही बताता है कि हाउ द पावर इज डिसिपेटेड, कितनी पावर, हाउ मच द पावर इज डिसिपेटेड इन द कैपेसिटर। पावर के अंदर किस परसेंट का रेशियो जो है वो डिसिपेशन में जा रहा है, हीट की फॉर्म में जा रहा है। सो इट डिसिपेशन फैक्टर इज द जजिंग फैक्टर और डिसाइडिंग फैक्टर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कैपेसिटर। किस क्वालिटी का कैपेसिटर है ये जज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिसिपेशन फैक्टर को डिफाइन करते हैं। तो ये डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल, तो ये एक रेशियो है। किसका रेशियो है? रेजिस्टिव पावर लॉस टू रिएक्टिव पावर लॉस। रिएक्टिव पावर है हमारा, रिएक्टिव पावर लॉस नहीं है। रिएक्टिव पावर आइडियली हमें चाहिए रिएक्टिव पावर, तो इस आइडियल से हम कंपैरिजन करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। रिएक्टिव पावर जितनी चाहिए इससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि यही हमें चाहिए होती है, यही हमारी डिमांड है, तो हमेशा अच्छे से कंपैरिजन करते हैं। तो इससे कंपैरिजन करेंगे। किसका करेंगे? हमें डिसिपेशन फैक्टर चाहिए। डिसिपेशन फैक्टर चाहिए तो मतलब बुरी चीज़ कितनी है, अच्छे में कितनी बुरी चीज़ है। तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे? लॉस ऑफ पावर। तो लॉस ऑफ पावर डिवाइडेड बाई रिएक्टिव पावर वी आर गेटिंग, डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें डिसिपेशन फैक्टर मिल जाएगा। ओके, तो ये हमने क्या बना रखा है? ऊपर आइडियल कैपेसिटर का डायग्राम बना रखा है। थोड़ा सा आइडियल कैपेसिटर को भी देख लेते हैं। आइडियल कैपेसिटर के थ्रू अगर करंट IC फ्लो कर रहा है, उसके क्रॉस वोल्टेज VC है, तो IC करंट, ये IC करंट का फेजर बनाया और ये वोल्टेज VC जो है कैपेसिटर का जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, तो वोल्टेज अवश्य
90 डिग्री लैग करेगा और करंट IC है, तो IC करंट इंटू इम्पीडेंस कितनी 1/j⍵c, तो ऊपर आके -j हो जाएगा। और ये -j यही बता रहा है कि वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है। ओके, तो आगे हम लोग इस डेल्टा को डिफाइन करेंगे। तो इस केस में जो डेल्टा है वो 0 है। इस केस के लिए डेल्टा कितना है 0 है। डेल्टा कहाँ से आया वो आगे हम लोग देखेंगे। तो आइडियल कैपेसिटर के लिए डेल्टा की वैल्यू 0 है। डेल्टा क्या है, लॉस एंगल है, और टेन डेल्टा क्या है, लॉस टेंजेंट है। तो लॉस टेंजेंट वही डिसिपेशन फैक्टर की इक्वल है, और वो इस केस में कितना है 0 है। वो कैसे डिफाइन करेंगे डेल्टा, ये हमारा क्या है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है। सपोज कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज यहाँ न आकर के थोड़ा सा एंगल डेल्टा से डेविएट हो जाता, ठीक है। तो डेल्टा समझ में आ गया क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, करंट से 90 डिग्री लीड करना चाहिए, पर 90 डिग्री लीड ना करके थोड़ा कम लीड करे बिकॉज ऑफ द सम रेजिस्टेंस, थोड़ा रेजिस्टेंस आने की वजह से थोड़ा कम लीड करे। तो जितना कम लीड कर रहा है, जितना एंगल से ये वोल्टेज जो है वो डेविएट हुआ, वही क्या है लॉस एंगल। क्लियर आ गया समझ। आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटर। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटर को बनाने के लिए हम लोग उसका सर्किट डायग्राम दो तरीके से बना सकते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग समझें तो ये एक ही तरीके के दो रूप है। कैसे, प्रैक्टिकल कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, उसके अंदर सपोज प्लेट का रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में लाएंगे क्योंकि जो करंट के पाथ में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं कैपेसिटर को वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, सपोज कोई केबल लेके जा रहे हैं, अंडरग्राउंड केबल है हमारे, और उसमें कुछ वोल्टेज दिया हुआ है, हमें कोर में वोल्टेज दिया है, और बाहर अंडरग्राउंड केबल है तो बाहर का वोल्टेज अर्थ है, तो अर्थ का वोल्टेज 0 हो गया। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने यूज़ किए हैं तो उसके क्रॉस एक वोल्टेज मिल गया हमें, तो उस वोल्टेज की वजह से एक लीकेज करंट होगी जो करंट फ्लो करेगी, और वो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के थ्रू करंट ही फ्लो कर रही है। तो उसको हम लोग पैरेलल में भी डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये आरपी और आरपी यानी पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस दोनों मिलके एक प्रैक्टिकल कैपेसिटर का फॉर्म करते हैं। तो हम लोग चाहे तो एक केस ही कंसिडर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अगर सीरीज रेजिस्टेंस कंसिडर किया है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टर। ओके, कैपेसिटर के इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टर यूज किए हैं, तो उस केस में इस रेजिस्टर के थ्रू एंड इस कैपेसिटर के थ्रू करंट सेम होगी। दूसरा, हम पैरेलल केस वाला कंसिडर भी कर सकते हैं। तो ये पैरेलल ये कैपेसिटर है और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस दे करके हमने कंसिडर कर लिया। बट दोनों केस में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये रहेगा कि जो हम डिसिपेशन फैक्टर का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, दैट विल बी डिफरेंट फॉर बोथ केसेस। क्लियर है, कैसे डिफरेंट होगा ये देखते हैं। हमें ये समझ में आ गया डिसिपेशन फैक्टर होता क्या है, ये होता है लॉस ऑफ पावर डिवाइडेड बाय रिएक्टिव पावर। ये इतना समझ में आ गया तो आगे देख सकते हैं। चलो सीरीज वाला केस कंसिडर करते हैं हम लोग। तो अगर सीरीज वाला केस कंसिडर करें तो ये करंट है आईसी, जो कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है वो आईसी करंट है, और कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसी में वही करंट रेजिस्टर में भी फ्लो कर रहा है, वही सेम करंट रेजिस्टर में भी फ्लो कर रहा है। तो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, IC इंटू RS आ जाएगा, उसी के फेज में आएगा, बिल्कुल आएगा IC के फेज में, क्योंकि जो करंट है उसके फेज में ही रहता है रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज। तो ये रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस वोल्टेज उसी के फेज में है, तो यहाँ पे आ गया। बट कैपेसिटर जो है इसके क्रॉस वोल्टेज उससे 90 डिग्री लैग करता है, तो ये 90 डिग्री लैग का आ गया। उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, IC डिवाइडेड बाई ओमेगा C। तो हमें क्या मिल गया,
रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया। एक्चुअली में हम लोग चाह रहे थे कि ये रेजिस्टेंस ना हो, तो ये रेजिस्टेंस अगर जीरो होता तो ये जीरो होता, तो ये यहीं पे रहता और ओनली यही आता, तो फिर यही हो जाता नेट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। बट इस केस में नेट वोल्टेज ये नहीं है, तो क्या है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज एंड कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज दोनों को मिलाना है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दोनों को मिलाना है, तो ये नेट वोल्टेज आएगा और यही वोल्टेज है टोटल कैपेसिटर के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज। तो टोटल कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज तो ये है ना, नहीं ये नहीं होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कैपेसिटर के क्रॉस ही अप्लाइड वोल्टेज है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये अंदर था इसके, इसी को बाहर निकाला है। समझ आ गया? क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे जो एंगल डेल्टा है किस किस के बीच में है, ये IC का 90 डिग्री वाला लाइन और अब जो नेट वोल्टेज है इसका लाइन, यानी कैपेसिटर के का करंट एंड कैपेसिटर का वोल्टेज 90 में से जितना एंगल कम होगा वही क्या है, लॉस एंगल डेल्टा। ओके। और उसी के टेंजेंट को, उसी की टेन को क्या बोलते हैं, डिसिपेशन फैक्टर। क्यों बोलते हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर ये डेल्टा ज़्यादा हुआ तो डेल्टा ज़्यादा हुआ तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रेजिस्टिव वाला पार्ट ज़्यादा होगा, ऐसे ऐसे इधर आ जाएगा, जितना डेल्टा ज़्यादा उतना ही ये रेजिस्टिव वाला पार्ट ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस कैपेसिटर का सीरीज में ज़्यादा आएगा, डेल्टा ज़्यादा है, डिसिपेशन फैक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हीट भी डिसिपेट ज़्यादा ही हो रही है। तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है डिसिपेशन फैक्टर, हीट डिसिपेशन को, ठीक है। अब डिफाइन क्यों किया हमने 10 डेल्टा, वो देख लेते हैं, है ना। तो देखो डिसिपेशन फैक्टर होता क्या है, लॉस ऑफ पावर। तो लॉस ऑफ पावर यहाँ पे कितना है, रेजिस्टर के थ्रू करंट गया IC, तो IC स्क्वायर RS, तो ऊपर लिख दिया उसको, डिवाइड बाई टोटल रिएक्टिव पावर। तो टोटल रिएक्टिव पावर कितना है, रिएक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, अभी कैपेसिटर वाला है, तो कैपेसिटर का इम्पीडेंस कितना 1/ωc, और इनटू करंट का स्क्वायर कर दो, या फिर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इनटू करंट कर दो, जो चाहो वो कर लो। तो अगर वोल्टेज इनटू करंट करें तो कैपेसिटर का ये इम्पीडेंस है इनटू वोल्टेज कितना है, इम्पीडेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे IC से, तो ये वोल्टेज हो गया, इनटू IC से मल्टीप्लाई कर दो तो यही आएगा IC स्क्वायर। तो नीचे भी IC स्क्वायर इनटू 1/ωc और ऊपर भी IC स्क्वायर इनटू RS, तो IC स्क्वायर से IC स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आया RS बाई 1/ωc, और वही क्या आ जाएगा ओमेगा R इंटू C के इक्वल आ जाएगा। तो 10 डेल्टा की वैल्यू, डिसिपेशन फैक्टर की वैल्यू, जब हम लोग कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को सीरीज में बाहर निकाल के देखते हैं तो कितनी आती है, ओमेगा R इंटू C। यहाँ पे R क्या है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जो कि करंट को ऑफर करना पड़ रहा है, ऐसी करंट को जो फ्लो कर रही है तब। और इसकी टिपिकल वैल्यू क्या होती है, इसकी टिपिकल वैल्यू कितनी होती है 0.01 से लेकर के 0.2 तक, यानी पावर जो लॉस है वो 0.1% से लेकर के 2% तक फ्लो करता है, लॉस होता है यहाँ पे। रिएक्टिव पावर का इतने % तक ये पावर लॉस होता है। ओके। अब R और C अगर इसका क्वालिटी फैक्टर देखें, इस केबल का क्वालिटी फैक्टर देखें अंडरग्राउंड केबल का, तो कितना हो जाएगा, या फिर कोई भी कैपेसिटर है उसका क्वालिटी फैक्टर कितना हो जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर होता है 1/ωRC, 1/ωRC होता है। वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, वो पैरेलल रेजोनेंस में पढ़ते हैं। R और C पैरेलल है तो उसका क्वालिटी फैक्टर कितना होता है 1/ωRC। तो ये एक्चुअल में डिसिपेशन फैक्टर जो है वो अपोजिट है क्वालिटी फैक्टर का, समझ आया। यानी डिसिपेशन फैक्टर अगर ज़्यादा हुआ तो क्वालिटी बुरी होगी ना। ओके, क्लियर है। RS अगर 0 है तो डिसिपेशन फैक्टर 0 हो जाएगा। चलो पैरेलल वाला देख लेते हैं। पैरेलल वाला अगर देखें
तो पैरेलल में क्या सेम होगा, पैरेलल में क्या सेम रहेगा, यहाँ पे दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। तो हमने VC वोल्टेज दे दिए दोनों को, ये है C पैरेलल नाम दे दिए और ये R पैरेलल नाम दे दिया है। तो VC हमारे पास में है, तो VC का ही पहले हम लोग फेजर बनाएंगे, तो VC का फेजर बना लिया। अब करंट देखते हैं, तो रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वो तो VC के फेज में रहेगी। तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू करंट है, VC के फेज में रहेगी, तो VC बाई RP लिख दिया हमने इसी के फेज में, इधर बना लिया। कम ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि करंट जो एम्पियर में है, वोल्टेज वोल्ट में है, तो दोनों के कंपैरिजन का कोई फ़ायदा नहीं है। छोटा बड़ा बनाओ, कन्फ्यूजन कम होगा, एक ही साथ ओवरलैप नहीं करेंगे। ओके, बट वोल्टेज और करंट थ्रू रेजिस्टेंस विल बी इन द फेज। नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर से करंट जो है वो कैपेसिटर की 90 डिग्री लीड करेगी। तो यहाँ पे ये जो करंट है वो 90 डिग्री लीड कर रही है। कैपेसिटर की का वोल्टेज कितना है, VC डिवाइड बाई उसकी इम्पिडेंस कितनी है, 1/j⍵C। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, j⍵C इंटू VC, यही आएगा। तो ये J का मल्टीप्लाई क्या बता रहा है, 90 डिग्री लीडिंग, तो 90 डिग्री लीड हो गया। ये वोल्टेज नहीं, ये वोल्टेज नहीं, ये करंट है। ये करंट और ये करंट, दोनों करंट मिलके क्या बनाएगी, ये टोटल करंट कैपेसिटर के थ्रू बनाएगी। तो यही है नेट करंट ऑफ द कैपेसिटर। तो कहने का मतलब यहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू जो अक्रॉस जो वोल्टेज है, उससे कैपेसिटर के थ्रू जो करंट है वो दोनों 90 डिग्री लीड करना चाहिए था, लेकिन 90 डिग्री लीड ना करके कम लीड कर रहा है। कितना कम कर रहा है, डेल्टा कम कर रहा है। तो यही जो डेल्टा है, जितना कम लीड कर रहा है, जितना 90 में से अभी एंगल छोटा हो गया है, मान लेते 85 डिग्री हो गया है, तो ये 5 डिग्री जो है, यही क्या है यहाँ पे, ये लॉस टेंजेंट है। और इसी का 10 डेल्टा जो होगा वो क्या होगा, डिसिपेशन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे डिसिपेशन फैक्टर 10 डेल्टा जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/ω/RC आएगा, 1/ω/RC आएगा। और ये यहाँ पे भी क्वालिटी फैक्टर का अपोजिट है। ओके, जो सीरीज जो पैरेलल रेजोनेंस या सीरीज रेजोनेंस में हम लोग देख लेंगे, दोनों जगह आएंगे। ये एक सीरीज में आएगा, एक पैरेलल में आएगा। तो पैरेलल में क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, 1/ω नहीं, ω/RC होता है, तो उसका अपोजिट है ये। और सीरीज में होता है क्वालिटी फैक्टर 1/ω/RC, तो वो उसका अपोजिट था। ओके, तो क्लियर है। तो ये 10 डेल्टा 1/ω/RC ये कैसे आया भाई, 10 डेल्टा जो है 10 डेल्टा के इक्वल कैसे आया यहाँ पे भी। तो ये अगर देखना है तो ये देख सकते हैं हम लोग, लॉस, पावर लॉस डिवाइड बाई रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर। तो पावर लॉस कितना है यहाँ पे, पावर लॉस है VC, ये VC का स्क्वायर डिवाइड बाई RP, ये पावर लॉस है। डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ वाले पावर के लॉस से। तो यहाँ वाली रिएक्टेंस कितनी है, 1/ω/C रिएक्टेंस कितनी है, इनटू इस रिएक्टेंस को करंट में बदलना है। तो करंट में बदलना है ना, तो करंट कितना, सॉरी इसका तो पावर लॉस आ गया ना, VC स्क्वायर डिवाइड बाई RP। इसका रिएक्टिव पावर कितना ये चाहिए, तो ये हो जाएगा VC स्क्वायर डिवाइड बाई XC, और XC होता है 1/ω/C। तो ω/C ऊपर जाके क्या हो जाएगा, VC स्क्वायर ω/C हो जाएगा। ओके, तो नीचे VC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1/ω/RC आ जाएगा। ओके, तो क्लियर है। यहाँ पे तो हम लोगों ने करंट का रेशियो लिया है, हालांकि वो एक्चुअल में पावर का रेशियो होता है। वोल्टेज इक्वल है, तो इसलिए वोल्टेज पहले ही मैंने कैंसिल कर दिया है, तो वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे भी सही है, वो भी सही है। सो थैंक यू वेरी मच। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस about the modified Ducati bridge and sharing bridge. Thank you very much. Have a nice day.